स्नेहा सिंह। आई एम फ्रॉम जेएमसी दतिया। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे और आपका फैमिली भी अच्छा होगा और आप सारे लोग कोविड गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं स्कॉलरशिप से रिलेटेड ऑल इन्फॉर्मेशंस। आप लोगों के काफ़ी टाइम से कमेंट्स आ रहे थे, स्कॉलरशिप से रिलेटेड आपके काफ़ी डाउट्स हैं। तो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को पूरा देखो, आपके सारे डाउट्स इसमें क्रिस्टल क्लियर। तो फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ऑल कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए कौन कौन सी स्कॉलरशिप हैं, जैसे जनरल के लिए कौन सी है, ओबीसी, एससी और एसटी के लिए कौन कौन सी स्कॉलरशिप है। ओके, तो फ्रेंड्स, मैं इसमें सबसे पहले एमएमवीवाई के बारे में डिस्कस करूँगी, मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना, देन पोस्ट मैट्रिक ओबीसी, एससी और एसटी के बारे में। ठीक है, तो फ्रेंड्स, अब ज़्यादा टाइम ना ख़राब करते हुए लेट्स स्टार्ट। तो अब फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और हाँ फ्रेंड्स, एक चीज़, सॉरी, बॉयज़ हॉस्टल टूर के ऊपर आप लोगों ने काफ़ी टाइम पहले मेरे को कमेंट्स किया था, तो मैं आपको बता दूं, मेरा जो मोबाइल है उसका मेमोरी पूरा फुल हो चुका था। ठीक है, तो वो वीडियो बन चुकी थी, लेकिन उसमें से ना जो कुछ क्लिप्स थी उसकी, जो मैंने सब कुछ मोबाइल से डिलीट कर रही थी, तो उसकी बहुत सारी क्लिप्स जो है डिलीट हो चुकी थी, तो इसलिए मैं अब तक अपलोड नहीं कर पाई। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के बाद वही वीडियो आपको मैं अपलोड करूँगी, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, तो फ्रेंड्स, अब हम सबसे पहले हम अपनी जो स्कॉलरशिप है एमएमवीवाई के बारे में डिस्कस करते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स, सबसे पहले याद रखो, ये जो है स्कॉलरशिप ऑल कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए एलिजिबल हैं इसमें, इस स्कॉलरशिप के लिए। ठीक है, ओबीसी जनरल वाला भी इसको ले सकता है, ओबीसी, एससी और एसटी कोई भी कैटेगरी का स्टूडेंट जो है इस स्कॉलरशिप को ले सकता है, लेकिन पहली शर्त ये है कि उस स्कॉलरशिप की जो क्राइटेरिया है उसको आप फुलफ़िल करने चाहिए। ठीक है, आप उस क्राइटेरिया को यदि आपने फुलफ़िल कर लिया है तो आप इसके बेनिफिट्स ले सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स, जैसे हम कोई भी यदि स्कॉलरशिप लेते हैं तो हमारे पास 4 चीज़ें आती हैं, जो चीज़ें यदि हमारे पास हैं तो हम उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो, सबसे पहली चीज़ क्या आती है, क्या हम उस स्कॉलरशिप को लेने के लिए एलिजिबल हैं कि नहीं है। माने फर्स्ट आता है हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ओके, दूसरी चीज़ आती है हमारे पास, यदि हम एलिजिबल हैं तो हमें किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। ओके, तो हमें जो जो डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, तो मान लो कि हमारे पास डॉक्यूमेंट्स भी वो सारे हो चुके। ठीक है, फिर हमारे पास तीसरी चीज़ आती है कि यदि अब हमारे पास एलिजिबल भी हैं हम और डॉक्यूमेंट्स भी हैं हमारे पास, तो हम उसे अप्लाई कैसे करें। तो तीसरी चीज़ आती है अप्लाई करना। ठीक है, अब फ्रेंड्स आता है चौथी चीज़, वो है साइड इफ़ेक्ट्स। फ्रेंड्स, अब यदि हम उस स्कॉलरशिप का बेनिफिट ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसके कॉन्स भी रहेंगे। ठीक है, क्योंकि हर चीज़ के प्रो और कॉन्स दोनों रहते हैं, तो इसके भी हमारे पास साइड इफ़ेक्ट्स हैं। जैसे हम, आपको क्या लगता है, जैसे कि हम कोई भी मेडिसिन लेते हैं तो फ्रेंड्स वो हमें जल्दी ठीक तो कर देती है, लेकिन उसके मिनिमम साइड इफ़ेक्ट्स ज़रूर होते हैं जो हमारे नज़र में नहीं आते। वैसे ही इन स्कॉलरशिप्स के बारे में भी कुछ ऐसा ही है कि देखो, हम कहीं से यदि बेनिफिट्स लेते हैं तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। ठीक है, तो हम जो भी स्कॉलरशिप यहाँ पर डिस्कस करेंगे उनकी वो चारों चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। ओके, तो सबसे पहले फ्रेंड्स, हम एमएमवीवाई की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स, आप सबसे पहले 12th पास आउट होनी चाहिए। ठीक है, और यदि आपने 12th पास आउट कर लिया है तो आप एमपी बोर्ड से हैं, तो आपके लिए जो है 70% या 70 से ज़्यादा आपकी 12th में परसेंटेज रहनी चाहिए। ठीक है, यदि आप सीबीएसई या आईसीएसई बोर्ड से हैं तो आपका जो है 85% या 85% से ज़्यादा आपका होना चाहिए। ठीक है, और एक चीज़ मैं आगे बढ़ने से पहले आपको कहूँगी कि आप थोड़ा कॉपी ले लीजिएगा और पेन ले लीजिए, उसमें थोड़ा नोट डाउन करते चलना मैं जो भी बताऊँगी। ठीक है, क्योंकि आप फिर बाद में भूल जाओगे या कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, मैं इसमें जो डॉक्यूमेंट्स बताऊँगी आप उनको नोट डाउन कर लेना। ओके, तो फ्रेंड्स, हमें 12th में जो है पास आउट होनी चाहिए। ठीक है ना, और एमपी के लिए जो है 70%, एमपी बोर्ड से यदि आपने जो 12th किया है तो वो 70% होना चाहिए। सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड से किया है तो 85% या 85 से ज़्यादा होना चाहिए। ओके, देन फ्रेंड्स, अब आता है हमारे फादर की इनकम। तो फ्रेंड्स, आपके जो फादर हैं उनकी जो इनकम है ऑल ओवर वो 6 लाख से कम होनी चाहिए। ओके, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं।
ठीक है। देन एक चीज़ इसी एलिजिबिलिटी में एक चीज़ आती है कि फ्रेंड्स इसको जो है कॉमर्स वाला स्टूडेंट्स भी ले सकता है, जेई वाले स्टूडेंट्स भी लेते हैं, और मैं यहाँ पे फोकस करूँगी नीट के स्टूडेंट्स के लिए। ओके, तो फ्रेंड्स जैसे फॉर एग्जांपल हमने नीट का एग्ज़ाम दिया है ना, अब देखो कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं जो इसका बेनिफिट्स उठाएंगे। ठीक है, MMBY के लिए एलिजिबल हैं। तो पहले तो आपको जो 12th का जो परसेंटेज है और फादर की इनकम, वो 2 क्राइटेरिया होने चाहिए आपके पास में। अब तीसरा क्राइटेरिया एक क्या है, तो फ्रेंड्स जैसे आप नीट के एग्ज़ाम को आप जानते हो अभी कंबाइंड हो गया है। पहले जैसे वेटनरी का पेपर अलग से होता था, BMS का अलग से होता था, ठीक है, और नर्सिंग वाला अलग से होता था। ठीक है, अभी सारे एग्ज़ाम्स जो हैं कंबाइंड हैं। ठीक है, वो सारे कॉलेजेस में जो एडमिशन है वो नीट के थ्रू ही जाएंगे। तो फ्रेंड्स अब इस स्कॉलरशिप को कौन लेगा, तो सबसे पहले हम MBBS की बात करते हैं कि जो स्टूडेंट MBBS में एडमिशन लेते हैं वो चाहे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में लें या गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, ठीक है, उनको जो है इस स्कॉलरशिप का बेनिफिट दोनों कॉलेज में मिलेगा, चाहे वो प्राइवेट में लेती हैं या गवर्नमेंट में लेते हैं। हम आते हैं BDS पे। तो फ्रेंड्स BDS में भी आप यदि गवर्नमेंट से करो या प्राइवेट से करो, दोनों से करोगे तो आपको इसका बेनिफिट्स मिलेगा। ठीक है, देन इसके बाद हम आते हैं BMS एंड नर्सिंग में। तो फ्रेंड्स आप इसके लिए जो है स्कॉलरशिप का बेनिफिट्स तभी ले पाओगे जब आप गवर्नमेंट से करोगे तब। ठीक है, यदि आपने प्राइवेट में एडमिशन लिया है तो आपको MMBY के लिए आप एलिजिबल नहीं रहेंगे, वो आपको उसका बेनिफिट्स नहीं मिलेगा। ये उसके रूल्स में लिखा है, आप इसका जब पूरा रूल्स पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, देन फ्रेंड्स अब तो ये हो गया हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब उसके बाद हम चलते हैं कि हम एलिजिबल हैं तो फिर हमें किन किन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आपका जो है खुद का एक अकाउंट होना चाहिए। ठीक है, बैंक ऑफ इंडिया में या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो भी आपके हैं, एक आपका अकाउंट होना चाहिए। ठीक है, और उस अकाउंट से जो है आपका आधार कार्ड जो है लिंक होना चाहिए। ठीक है, और आपका एक कॉन्टैक्ट नंबर लिंक होना चाहिए। ये 3 चीज़ें आपस में लिंक होनी चाहिए। आपका अकाउंट्स होना चाहिए, खुद का अकाउंट्स, ना कि पेरेंट्स का, क्योंकि ये कमेंट्स आया था कि पेरेंट्स के अकाउंट से काम चल जाएगा क्या, तो फ्रेंड्स नहीं चलेगा। आपको खुद का अकाउंट्स ओपन करवाना पड़ेगा और उससे आधार कार्ड को लिंक करवाना पड़ेगा। देन उससे एक नंबर लिंक करवाइए जो आपका परमानेंट हो और आप वो ऑन रहे, क्योंकि उस पर जो है नोटिफिकेशंस और पासवर्ड या वगैरह जो भी OTP वगैरह आते रहते हैं, तो वो आपको आगे काउंसलिंग प्रोसेस में काम आएगी। ठीक है, दूसरी चीज़ आपको क्या होना चाहिए, आपके जो फादर हैं उनका एनुअल इनकम, साल की कितनी सैलरी है या कितना आपका जो इनकम सर्टिफिकेट वो आपके पास बना हुआ होना चाहिए। ठीक है, यानी फादर का आपका जो है इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए। तीसरी चीज़ क्या होनी चाहिए, आपके पास 12th की मार्कशीट होनी चाहिए, स्कोर कार्ड, 10th का स्कोर कार्ड होना चाहिए। ठीक है, तो और चौथी चीज़ होनी चाहिए आपको इसके लिए MP का डोमिसाइल। ओके, यदि आपके पास MP का डोमिसाइल नहीं है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे MP के अंदर। ओके, तो ये सारी चीज़ें इसके लिए डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट मैं फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ। अकाउंट होना चाहिए आपके पास, उससे आधार लिंक होना चाहिए, आधार कार्ड जो है, और नंबर भी लिंक होना चाहिए। 10th की 12th की मार्कशीट होनी चाहिए। देन उसके बाद आपके फादर का इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए और आपके पास जो है MP का डोमिसाइल होना चाहिए। ओके, तो ये सारी चीज़ें, और हाँ पासपोर्ट साइज, वो तो फ़ोटो तो आपके पास खूब सारे होंगे। यदि नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भर भर के फ़ोटो इकट्ठे हो जाते हैं, मेरे पास भी खूब सारे हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसमें हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गया, डॉक्यूमेंट्स हो गए। देन अब आती है तीसरी चीज़ हमारी जो है वो है हमारा अप्लाई करना। अब हम अप्लाई कैसे करेंगे, तो फ्रेंड्स देखो मैंने ये जो वेबसाइट है आपको इस पे जाके आपको रजिस्ट्रेशन कराना है। ओके, तो फ्रेंड्स आप क्या करोगे कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर के आप किसी ऑनलाइन वाले के यहाँ जाओगे और वो ऑनलाइन वाले से बोलना है आपको कि हमें MMBY के लिए रजिस्ट्रेशन कराना है। ओके, तो वो आपके रजिस्ट्रेशन कर देंगे और आपको सारी इन्फॉर्मेशंस अपनी करेक्ट बतानी है। यदि आपकी इन्फॉर्मेशंस गलत पाई गई तो आप इससे रिजेक्ट हो जाओगे, आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा। ओके, तो अब देखो वो रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको क्या देंगे, वो एक यूज़र ID देंगे और आपका पासवर्ड देंगे। तो फ्रेंड्स आपको उसे एक
जो है पेपर पे प्रिंट आउट दे देंगे वो आपको, उसे आपको संभाल के रखना है क्योंकि वही चीज़ है जो आपके काम आएगी। और आपको उस अपने पासवर्ड को और जो यूज़र आईडी होगी उसको किसी के साथ शेयर नहीं करना है, क्योंकि वो उसका कभी कभी लोग गलत फ़ायदा उठा लेते हैं, इसीलिए उसका आपको ध्यान रखना है। ओके, तो 3 चीज़ें हो गई हमारी, हमने अप्लाई भी कर दिया, रजिस्ट्रेशन हो गया। अब उसके बाद आप को काउंसलिंग टाइम पे बस ये चीज़ मेंशन करनी है वहाँ पे कि हम MMBY स्कॉलरशिप ले रहे हैं और हमारा पासवर्ड ये है और यूज़र आईडी ये है, ठीक है। तो वो जो आप जहाँ पे काउंसलिंग कराएंगे वो उस चीज़ को वहाँ पे सबमिट कर देंगे। ओके फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स पर। तो देखो इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं। तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं, ठीक है, और आपने MMBY स्कॉलरशिप ली है, ठीक है। तो फ्रेंड्स आपका जो है रूरल बॉन्ड रहेगा वो रहेगा आपका 2 साल का। आपको जो है गांव के जो एरिया रहते हैं, विलेज एरिया, वहाँ पे आपको सर्विस देनी पड़ेगी जहाँ पे गवर्नमेंट कहेगी वहाँ पर जा कर के। ओके, यदि मान लो कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये जो है सर्विस नहीं देना चाहते हो, ठीक है, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको इसके लिए बॉन्ड पे करना पड़ेगा, वो है 10 लाख रुपए, ठीक है। तो जैसे कि देखो यदि आप स्कॉलरशिप नहीं लेते हैं तो 1 साल का तो आपको रूरल बॉन्ड भरना ही पड़ेगा। आपको जो है 1 साल तो चाहे आप स्कॉलरशिप लो या ना लो, ठीक है, आपको जो है काम करना ही पड़ेगा, रूरल एरिया में सर्विस देनी ही पड़ेगी। लेकिन यदि आप स्कॉलरशिप लेते हो तो ये आपका जो है 1 साल और बढ़ जाता है, आपको 1 साल और ज़्यादा गांव वाले एरिया में काम करना पड़ेगा, ठीक है। या यदि मान लो आप नहीं कर रहे हो तो फिर आप 10 लाख रुपए उनको पे कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यदि मान लो आप प्राइवेट कॉलेज ले रहे हो और इस स्कॉलरशिप का बेनिफिट ले रहे हो तो फ्रेंड्स आपको 5 साल रूरल एरिया में सर्विस देना पड़ेगा, ठीक है। और मान लो कि आप इसको नहीं देना चाहते हो, आपको गांव के एरिया में सर्विस नहीं देना, आपको वहां जॉब नहीं करनी है, तो आप वहां पे बॉन्ड के रूप में आप 25 लाख रुपए आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। ये हैं इस स्कॉलरशिप के साइड इफ़ेक्ट्स। और फ्रेंड्स ये जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो हर स्कॉलरशिप के हैं जो भी आप लोगे उसके, ठीक है। सारी स्कॉलरशिप जो मैं बता रही हूँ उनके सारे कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं, ये सारे रहेंगे, ठीक है। तो आपको उम्मीद है कि आपको MMBY के बारे में सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो फ्रेंड्स देखो, अप्लाई करने के लिए हमें इसको लेना है कि नहीं लेना है, ये सारी इन्फॉर्मेशंस ही रिक्वायरमेंट होती है। बस आप इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप देख लीजिए आपको लेना है कि नहीं लेना है, ठीक है। देन फ्रेंड्स अब हम चलते हैं पोस्ट मैट्रिक OBC के लिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम वही चीज़ 4 चीज़ें डिस्कस करेंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो देखो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमारा जो है इसमें 12th का जो परसेंटेज है उसका कोई मायने नहीं है, आपकी चाहे कितनी भी हो, बस आप पास होने चाहिए, ठीक है। फिर आती है दूसरी चीज़ फादर की इनकम। तो फ्रेंड्स इसमें फादर की इनकम रोल करती है। इसमें जो है फादर की इनकम का है 3 लाख से आपकी जो फादर की इनकम है वो ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यदि आपके फादर की इनकम 3 लाख से ज़्यादा है तो आपको इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा, ओके। फिर आते हैं कि चलो ठीक है हम एलिजिबल हैं, अब हमको क्या करना है, इसके डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो फ्रेंड्स डॉक्यूमेंट्स आपके वही हैं, आपका खुद का अकाउंट होना चाहिए, ठीक है, उससे आधार कार्ड लिंक होना चाहिए, एक नंबर लिंक होना चाहिए, MP का डोमिसाइल होना चाहिए, ठीक है। और आई एम सॉरी, थोड़ा डोमिसाइल हो या ना हो इसके लिए एलिजिबल नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद में 10th और 12th की मार्कशीट होनी चाहिए, ठीक है ना। और आपके पास आपकी जो फादर हैं उनका जो है इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। देन फ्रेंड्स अब हम चलते हैं पोस्ट मैट्रिक ST और SC की स्कॉलरशिप पे, ठीक है। तो फ्रेंड्स इन दोनों का जो क्राइटेरिया वो बिल्कुल सेम है। इसमें आपके लिए ना तो कोई 12th की परसेंटेज रखी गई है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, बस सिर्फ आप पास होने चाहिए, ठीक है। और फादर की जो इनकम में पहले रखा गया था लेकिन फ्रेंड्स उसे कैंसिल कर दिया गया है, ठीक है। उनकी कोई बाउंडेशन नहीं है आप लोगों के लिए, आपके फादर की इनकम कुछ भी हो इस चीज़ से उन्हें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हाँ, आपको डॉक्यूमेंट्स सारे वही लगेंगे जो OBC में लगे हैं या जो MMBY में लगे हैं, ओके। तो फ्रेंड्स उम्मीद है कि आपको ये सारी स्कॉलरशिप समझ में आई होंगी, ठीक है। इनके बारे में जो भी मैंने बताया वो समझ में आया होगा और आपके डाउट्स क्लियर हुए होंगे, ठीक है। अब फ्रेंड्स
तो फ्रेंड्स, मैं आपसे एक चीज़ और डिस्कस करना चाह रही हूँ। कल मैं अपने एक फ्रेंड से बात कर रही थी जो आर डी मेडिकल कॉलेज उज्जैन में है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, डिस्कस करने पे ये चीज़ पता चली मुझे कि जैसे ओबीसी वालों के लिए, जैसे मैंने अभी आपको बताया, पोस्ट मैट्रिक, ठीक है। तो पोस्ट मैट्रिक से पहले एक और जो स्कॉलरशिप है वो चलती थी, जिसमें ना हमको पूरा स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा। जैसे हमारी कॉलेज की एमपी की गवर्नमेंट कॉलेज की जो फीस है वो है 1,14,000, ठीक है। तो उसमें हमको जो है MMBY या कोई भी पोस्ट मैट्रिक ले रहे हैं तो हमको सारा स्कॉलरशिप मिल रहा है। क्वेश्चन मनी जो है 14,000 को छोड़ करके, माने हमारी जो ट्यूशन फ़ी है वो 1 लाख है, ठीक है। तो स्कॉलरशिप से हमको जो है पूरा 1 लाख रुपए मिलेगा, ठीक है। लेकिन एक स्कॉलरशिप ऐसी भी है जिसके बारे में मुझे ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन आप इसका थोड़ा ध्यान रखना और आप इसके बारे में जो है पता करके अपने लिए इसको अप्लाई कर लेना। इसमें बेनिफिट ये है कि आपको कुछ पैसे भरने हैं। जैसे मान लो स्कॉलरशिप के रूप में आपको जो है 70,000 रुपये मिल जाएंगे, लेकिन 1 लाख जैसे आपकी ट्यूशन फ़ी है, ठीक है। तो आपको 70,000 मिल जाएंगे और 30,000 आपको खुद पे करने पड़ेंगे, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपका जो 1 साल का जो रूरल बॉन्ड जो बढ़ा हुआ है वो बच जाएगा, ठीक है। मुझे नहीं पता था इसके बारे में फ्रेंड्स, लेकिन मुझे कल पता चला तो मैंने आपको बता दिया। आप इसके बारे में और जानकारी कलेक्ट कर लेना, लेकिन मुझे जो उसने बताया था मैंने आपको बता दिया। आई थिंक यदि आपको बेटर लगेगा तो आप इसे अप्लाई कर लेना, ठीक है। एंड तो फ्रेंड्स, मैं इससे एक चीज़ आपको बताना चाहूँगी कि देखो क्या होता है कि नॉलेज बहुत सारे लोगों को होती है, ठीक है। मुझे जितना पता है मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। और नहीं भी पता है तो मुझे कहीं से कुछ भी पता चलता है तो मैं कलेक्ट करके भी उस इन्फॉर्मेशंस को आपको देती हूँ। तो फ्रेंड्स, हमें सोसाइटी में, अपनी में या कहीं भी हमको यही करना चाहिए कि देखो, यदि आपको कुछ भी चीज़ें पता है, चाहे वो स्टडी में हो, ठीक है, या करियर में हो या कहीं पे भी हो, तो आप उसे दूसरे लोगों तक डिस्ट्रीब्यूट करो। ऐसा ना करो कभी भी कि आप उस चीज़ का बेनिफिट ले लो, ठीक है, और दूसरे ना ले पाएँ। ऐसा होता है टेंडेंसी हमारी सोसाइटी में कि बस हम ही आगे बढ़ें लेकिन दूसरे आगे ना बढ़ जाएं, ठीक है। तो इस टाइप का जो टापू होता है, तो फ्रेंड्स आप कभी भी अपनी हैबिट में ऐसी चीज़ें ना लाना, ठीक है। हमेशा जो खुद को आता है वो दूसरों को भी सर्व करने की कोशिश करना हमेशा, क्योंकि देखो इसी से चीज़ें आगे बढ़ती हैं। यदि मान लो आपने कुछ चीज़ सीखी, आप दूसरे को सिखा रहे हो, तो आपकी वो नॉलेज है या कोई भी चीज़ है आपकी वो कम नहीं होगी, ठीक है, वो और इम्प्रूव ही होगी। तो प्लीज़ आप इस चीज़ से बचना हमेशा, बस मैं यही कहूँगी, क्योंकि ये चीज़ें मैंने काफ़ी फेस की हैं, देखा है मैंने। जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है, तो लोग जलते हैं कि अरे इनका तो ये हो गया। या फिर एक चीज़ और होती है कि क्या होता है कि लाइफ में इंसान मेहनत करता है, ठीक है, इनिशियल वे में, चाहे वो 0 से उठाओ, ठीक है, और बड़े लेवल पे पहुंचने के बाद वो अपनी चीज़ें भूल जाता है कि यार मेरे को मैं कहाँ से उठ के आया था, ठीक है ना, और मुझे मतलब दूसरों की हेल्प करनी चाहिए। यदि मैं आगे बढ़ा हूँ तो मुझे और भी लोगों की सपोर्ट करनी चाहिए ताकि वो भी लाइफ में आगे बढ़ सकें। तो फ्रेंड्स, ऐसे सपोर्ट करने वाले बनिए, ना कि ऐसे कि आप लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं या आप एक अच्छे पायदान पर पहुँच चुके हैं तो आप लोगों को भूल जाओ, ठीक है। सिर्फ आप अपना अच्छा करने लग जाओ, नहीं, बस हमारा बेनिफिट होना चाहिए, हमारे बच्चे अच्छे होने चाहिए या हमारी फैमिली ग्रो करनी चाहिए, बकाया और दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आप मतलब लोग क्या है यार, सक्सेस होने के बाद भूल ही जाते हैं कि मतलब यार हमको किसी की हेल्प भी करना है या कुछ और करना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ऐसे कभी ना बनना, ठीक है। आप जितना आगे जा रहे हो एटलीस्ट उतना तो आगे तक दूसरों को लेकर ही जाना, ठीक है। ये हैबिट्स अपने अंदर और माइंड में हमेशा यही सेट करके रखना, चाहे आप कितने भी बड़े आदमी बन जाओ या कुछ भी हो जाओ, ठीक है। तो क्योंकि क्या होता है फ्रेंड्स, देखो किसी को इन्फॉर्मेशंस होती है, ठीक है, किसी को इन्फॉर्मेशंस नहीं होती है, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं या काफ़ी चीज़ें हैं जो लैक ऑफ नॉलेज की वजह से बैक जा रही हैं, ठीक है। यदि हमको कोई चीज़ पता है तो हम उसे दूसरे तक डिस्ट्रीब्यूट करें, ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है, ठीक है। यदि आप डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे हो तो आप सेल्फिश हो गए हो फिर, ठीक है। तो प्लीज़ मेरी इस चीज़ का जो है आप ध्यान रखना और अपनी लाइफ में अप्लाई करो इस चीज़ को। दैन फ्रेंड्स, आपको यदि ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और एक चीज़,
ये जो मैंने स्कॉलरशिप बताई हैं वो सारी स्कॉलरशिप के मैंने PDF जो है हमारे जो टेलीग्राम चैनल है और इंस्टा है मैंने उस पर अपलोड कर दिए हैं, ठीक है। और उनकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, ठीक है। तो आप वहाँ से जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा जल्दी से। और हाँ, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड आप अपना और अपनी फैमिली का जो है ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।